नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारी इस नई बेहतर वीडियो में। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझने वाले हैं विथ नोट्स। आप लोग अगर नोट्स चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज़ करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इसका पहला पार्ट जो हमने अपलोड कर चुके हैं, अब हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं। तो इसका पहला पार्ट जो था वो हमने विथआउट नोट्स के जो है अपलोड किया था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को अगर नोट्स भी प्रोवाइड कर दी जाए तो एक बहुत अच्छी बात होगी। तो हम सबसे पहले हमने ये जान लिया था, लेकिन एक बार फिर से हम इसको पुनः जान लेंगे ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हमारे सामने होता है कि संसाधन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले है संसाधन। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वह एक संसाधन है। मतलब कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर लिए, लाइक मतलब जैसे जैसे यहाँ पर कोयला और पेट्रोल, जो पेट्रोल से हम हमारी गाड़ी में भरते हैं तो हम कहीं जा सकते हैं, हमारी कार में हम डालते हैं तो कहीं जा सकते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है और पर्यावरण में उपलब्ध भी है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा भी कर रही है। ठीक है ना। तो आप सीधा सीधा संसाधन को समझ सकते हैं, मतलब कि जो हर चीज़ है वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे संसाधन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर और आगे हम बढ़े तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, मतलब संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं, संसाधन जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम संसाधन देखें तो हमें यहाँ पर नज़र आता है जैव संसाधन। ठीक है, जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है, वे जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे वनस्पति और पशु, जैसे पशु जो है हमें क्या देता है, पशु से हमें जो है दूध प्राप्त होता है। जैसे हम काऊ का एग्जांपल लेते हैं, काऊ जो हमें क्या देती है, मिल्क देती है। मिल्क हम पीते हैं, उसकी चाय बनाते हैं। ठीक है, मिल्क को पीते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, दूध दही बनाते हैं, दूध से मतलब दही बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो ये जैव संसाधन हो जाएंगे। ठीक है, अगले आते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वह अजैव संसाधन कहलाएंगे, जैसे चट्टानें और धातुएं। ठीक है, अगला है साम्यता के आधार पर संसाधन। ठीक है, साम्यता के आधार पर सबसे पहला हमारे पास संसाधन है नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, जो संसाधन पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं उन्हें नवीनकरणीय संसाधन कहेंगे। अब आते हैं अनवीनकरणीय। अनवीनकरणीय मतलब वो संसाधन, इन संसाधनों को बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है। खनिज और जीवाश्म इनके उदाहरण हम देख सकते हैं। ठीक है, और आगे बात करें तो वे संसाधन एक बार में प्रयोग के बाद ही खत्म हो जाते हैं। मतलब कि वो जो संसाधन है वो एक बार ही प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं और वापस एक लंबे अंतराल, एक लंबे समय के बाद उत्पन्न होते हैं। जैसे कोयला एक लंबे समय के बाद उत्पन्न होता है। क्या कोयला को हम जलाकर वापस उसी राख से कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या पेट्रोल को एक बार डाल करके उपयोग करके वापस बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि पेट्रोल एक बार में ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। तो आप समझ कर अच्छे से चलिएगा। और अगर आपको चीज़ें याद नहीं होती हैं तो जब शब्दों को गौर करने के बजाय चित्रों को गौर करिएगा, क्योंकि हमारा दिमाग जो है चित्रों को अधिक फोकस करता है। पहले भी बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन क्या होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन आता है, जो किसी व्यक्ति का स्वयं का होता है, खुद का होता है, जिस पर उस व्यक्ति का स्वयं का हक होता है, किसी और व्यक्ति का नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। इसमें हम ले सकते हैं घर, ले सकते हैं, किसी व्यक्ति का खुद का घर है वो उसमें खुद रहेगा, कोई बाहर व्यक्ति आकर नहीं रह सकता है। जायदाद, वो अपनी जायदाद का अपने परिवार और वो खुद उपयोग करेगा, वो अपने पैसे का खुद उपयोग करेगा, कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं व्यक्तिगत संसाधन। अब आते हैं सामुदायिक संसाधन, यानी कि शमशान और भूमि इसके उदाहरण है। मतलब सामुदायिक संसाधन जो है वो हर व्यक्ति के लिए, हर समुदाय के लिए, भारत के हर एक नागरिक के लिए है। यानी कि शमशान वाली भूमि, जिस पर शमशान वाली भूमि जैसे तालाब, तालाब का हर व्यक्ति उपयोग कर सकता है, हर व्यक्ति वहाँ से जो है जल भर सकता है, अपने उपयोग के लिए जल लेकर के आ सकता है। तो सामुदायिक संसाधन हो जाते हैं। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, सारे खनिज जल संसाधन। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रीय संसाधन जो होते हैं वो राष्ट्र का अधिकार होता है, जिनका राष्ट्र का अधिकार होता है। जैसे सरकारी स्कूल ले सकते हैं, जैसे कहीं से खनिज लोहा या अयस्क अगर हमें प्राप्त होता है तो हम उसका अधिकार नहीं जमा सकते हैं। उस पर किसका अधिकार होगा? राष्ट्र का, राष्ट्र की सरकार का अधिकार होगा। अगर किसी के घर है, किसी की ज़मीन है व्यक्तिगत, लेकिन उस व्यक्तिगत ज़मीन से अगर कोई लोहा या खनिज निकलता है तो उसका अधिकार वो व्यक्ति नहीं, वह
व्यक्ति का नहीं होगा, राष्ट्र का उस पर अधिकार होगा। ठीक है, यहाँ पर अगला आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब जिसका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रण करती है, ठीक है ना, जिसका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है। जैसे हमारे पश्चिम तट की और हम देखें, पश्चिम तट की ओर अगर हम देखें, पश्चिम तट से 200 किलोमीटर मील की दूरी पर अगर कोई वहाँ पर अगर पेट्रोल निकलता है समुद्र से या फिर कहीं की तालाब से पेट्रोल निकलता है, तो उस पर भारत का अधिकार नहीं होगा, उस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों का अधिकार होगा। मतलब कि सीधा सीधा साफ है। ठीक है, तो हमने क्लियर किया है। अब आते हैं विकास के स्तर पर आधार, विकास के स्तर पर संसाधन। तो सबसे पहले हमारे पास है संभावित संसाधन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है संभावित संसाधन। तो संभावित संसाधन को हम कह सकते हैं कि जिनकी संभावना पूर्ण रूप से विकसित हैं, जो संसाधन पूर्ण रूप से विकसित हैं लेकिन हम इन्हें उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिनका हम विकास तो कर चुके हैं बट उपयोग में, यूज़ में अभी तक नहीं लाए गए हैं। जैसे हम बोल सकते हैं भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान और गुजरात से सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि सौर ऊर्जा का उपयोग राजस्थान में क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का अधिक प्रकाश रहता है, अधिक गर्मी होने के कारण वहाँ पर जो लोगों को अधिक गर्मी होती है, तो हम वहाँ पर सौर ऊर्जा का उपयोग करके कर क्या लेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई उपयोग नहीं आने वाली है, मतलब साफ है। ठीक है ना। अब आते हैं विकसित संसाधन, जिनका हम विकास कर चुके हैं और जिन्हें हम उपयोग कर रहे हैं उन्हें विकसित संसाधन हम कहेंगे। अगला है भंडार, अगला है भंडार। ठीक है ना, भंडार का मतलब होता है जैसे हमारे पास भंडार में तो है, लेकिन जैसे हम जल से बिजली बना सकते हैं परंतु नहीं बना रहे, क्योंकि हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। जल से बिजली बनाने के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम नहीं बना सकते, इसे हम भंडार कहेंगे। संचित कोष, जिस संसाधन को हमने बचा कर रखा है, जिन संसाधनों को हमने जो है सेव करके रखा है ताकि आने वाली पीढ़ी भी उपयोग करे, वह संचित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पर। अब आते हैं आगे। अब यहाँ पर बोल रहा है संसाधनों का विकास। तो मानव संसाधनों का विकास से आप क्या समझते हैं, हर बार प्रश्न आता है और इतिहास गवाह है, जिस प्रश्न को जितनी बार पूछा है उस प्रश्न को उतनी बार दोहराया गया है। ठीक है ना, तो आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है, अगला है विकास के स्तर पर संसाधन। तो यहाँ पर मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है, जिसके कारण निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो रही है। ठीक है, क्या है निम्नलिखित समस्या, ये समझते हैं। कुछ व्यक्तियों की लालच से संसाधनों का ह्रास हुआ है, मतलब कुछ व्यक्ति अपने हित के लिए, अपने आपके फायदे के लिए उन्होंने संसाधनों का अधिक उपयोग किया, उनको संसाधनों का ह्रास यानी खत्म करते हुए जा रहे हैं, उनका अधिक जो है गलत दिशा में प्रयोग किया गया है। उसके बाद कुछ लोगों के हाथ संसाधन आए, कुछ लोगों को नहीं मिले, इससे समाज अमीर और गरीब में बढ़ गया। देखिए, कुछ लोगों के हाथों में संसाधन अच्छी तरीके से आए, कुछ लोगों के हाथों में नहीं आए, मतलब कि कहीं ना कहीं एक हमारी समाज दो वर्गों में बढ़ गया, एक अमीर और एक गरीब। अमीर क्यों है, क्योंकि उसने संसाधनों को अच्छी तरह से लिया है। अमीर के हाथ में संसाधन आए नहीं तो वो गरीब हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है संसाधनों के शोषण से ओजोन के छेद हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही है और प्रदूषण भी अत्यधिक बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने जाना संसाधनों का विकास और क्यों, किस तरीके से इनका ह्रास हो रहा है। ठीक है, अब अगला है हमारा सतत पोषणीय विकास। देखिए, सतत पोषणीय विकास हमारे चैप्टर में जो है हमारी मेन हेडिंग में नहीं है, लेकिन साइट में दिया हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि सतत पोषणीय विकास क्या है। ठीक है, अब सतत पोषणीय विकास हमें करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमें, आपको लोगों को ये पेड़ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक पेड़ का चित्र नज़र आ रहा होगा और साइड में माइनस का चित्र नज़र आ रहा होगा। अब हमने यहाँ पर माइनस और पेड़ का चित्र क्यों बनाया, क्योंकि जब भी नोट्स बनाएं तो कुछ चीज़ें स्मार्ट तरीके से करें। ठीक है, तो यहाँ पर सतत पोषणीय विकास, साथ ही में पेड़, साथ ही में माइनस और नीचे एक पॉइंट। इसका क्या मतलब है, मतलब कि सतत पोषणीय विकास तो करे लेकिन पर्यावरण को, ठीक है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाइए। माइनस का चिन्ह मतलब माइनस मतलब नुकसान पहुँचाए। ठीक है, बिना नुकसान पहुँचाए हम संसाधनों का विकास करें, सतत पोषणीय विकास करें, सतत पोषणीय विकास करें, संसाधनों का अच्छे से विकास करें, बट कहीं ना कहीं हम पर्यावरण का भी ध्यान रखें, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, उनको भी देखते हुए हम सतत पोषणीय विकास करें। साथ ही में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोग में आए, इसलिए हम संसाधनों का उपयोग करें और इस तरीके से हम करें ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपने संसाधनों का अच्छे से उपयोग करे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बचे। ठीक है, अगला है
अगला हमारे पास है रियो डी पृथ्वी सम्मेलन। जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा हर बार पूछा गया है और इस बार भी पूरी संभावना है कि आपको लोगों को पूछा जाए। ठीक है, रियो डी पृथ्वी सम्मेलन। तो यहाँ पर 1900 ब्राज़ील यानी कि 1952 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जोनेरा में यह रियो डी जोनेरा सम्मेलन जो है वहाँ पर संचालित किया गया। इसमें 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। और ये काय के लिए हुआ? तो ये पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण से जो समस्या हो रही है उनको देखते हुए पर्यावरण को संरक्षण के लिए किया गया है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों के लिए रियो डी जोनेरा पृथ्वी सम्मेलन किया गया। देखिए मैंने नोट्स बिल्कुल शॉर्ट यानी कि रफ तरीके से बनाई हैं, आपको बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है एजेंडा 21 क्या है? हर बार प्रश्न आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर है एजेंडा 21। ठीक है, तो एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 एक घोषणा है। यूएनओ के सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया, यूएनईपी यानी कि 1992 में ये एक घोषणा की गई थी। मुख्य उद्देश्य था इसका सतत पोषण। ये एक जो है घोषणा की गई थी, यह एक घोषणा थी, यह सम्मेलन में स्वीकार किया गया। यानी यूएनईपी का मुख्य उद्देश्य क्या था? सतत पोषणीय विकास, यानी कि विकास करना है लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ध्यान में रखते हुए चीज़ों को हमें करना है। तो इसी के लिए यह एजेंडा 21 को संचालित किया गया। ठीक है, चलिए आते हैं संसाधन नियोजन पर। ठीक है, यहाँ पर संसाधनों की पहचान करके संसाधनों को हम कैसे पहचानेंगे, संसाधनों का हम बचाव कैसे करेंगे, उसका नियोजन कैसे करेंगे। ठीक है, कि भाई हम ये संसाधन है, ये संसाधन नहीं है। ठीक है, और वो कैसे हमारे देश को विकास करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर संसाधन नियोजन, संसाधनों की पहचान करके एक लिस्ट बनाना है, साथ ही मानचित्र बनाना है। ठीक है, अगला पॉइंट है संसाधनों का विकास लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करना है। देखिए संसाधनों का विकास योजनाएं लागू करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। अगला है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल, यानी कि जब संसाधनों को वितरण किया जाए तो राष्ट्र को देखते हुए, तालमेल बिठाते हुए, संसाधन की योजना को राष्ट्र की योजना से सम्मानित करते हुए, तालमेल देखते हुए हमें करना है। ठीक है, अगला है उपनिवेश इतिहास हमें बताता है संसाधन संपन्न देश विदेशी आक्रमण के मुख्य आकर्षण रहे। मतलब कि जिस देश में संसाधन अधिक है उस विदेशी आक्रमण के मुख्य आकर्षण रहे। ठीक है, इसके कारण बेहतर टेक्नोलॉजी के होने के कारण संसाधनों का शोषण किया गया। मतलब कि जिस देश में टेक्नोलॉजी का विकास था उस देश ने दूसरे देश का संसाधनों का पूरी तरीके से हास किया है, शोषण किया है, उस देश के संसाधनों को अपने हितों के लिए प्रयोग किया है। उसके बाद संसाधन तभी किसी देश का विकास कर सकते हैं, संसाधन किसी देश का तभी विकास कर सकते हैं जब उस देश में अच्छी टेक्नोलॉजी हो। देखिए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? जब हमारे पास पेट्रोल तो होगा, ज़मीन में पेट्रोल तो होगा, बट उसको निकालने के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हमारे वो पेट्रोल या खनिज या अन्य संसाधन कोई हमारे काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगला है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों को कैसे बचाएं, क्यों बचाएं, यहाँ बताया गया है। देखिए संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से समस्या पैदा हो सकती है। क्या पैदा हो सकती है? पर्यावरण, आर्थिक और समस्याएं पैदा हो सकती है, इत्यादि समस्याएं पैदा हो सकती है। ठीक है ना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग से, बिना समझ के उपयोग से, अच्छे तरीके से उपयोग नहीं करना, अंधाधुंध उपयोग करना एक पर्यावरण को हानि का जो है पहुंचा सकता है। ठीक है, अगला है भू संसाधन यानी भूमि संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं, यहाँ पर बता रहा है ये, हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से इसका उपयोग करते हैं, इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। देखिए भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हर चीज़ हम इस पे करते हैं। हम अगर पेड़ पौधे हैं तो ज़मीन पर ही हैं, वन और जीव है तो पेड़ ज़मीन पर है, मानव अगर हम रह रहे हैं तो ज़मीन पर रह रहे हैं, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं या कुछ और जो है परिवहन कर रहे हैं तो वो ज़मीन पर कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं तो हम ज़मीन पर कर रहे हैं। तो मतलब कि ज़मीन के बिना ये संसाधन अधूरा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह सब भूमि पर होता है, इसके लिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, अगला है भू उपयोग यानी भूमि के उपयोग क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले है वन के लिए भूमि है, बंजर भूमि है, गैर कृषि भूमि जिस पर सड़कें और इमारतें हैं। ठीक है, सड़कें और इमारतें हैं। अगला है उपवन भूमि, उसके बाद है कृषि योग्य बंजर भूमि। ठीक है, जो कृषि के लिए जो है योग्य नहीं है, जिसमें 5 साल से खेती नहीं हो। वर्तमान प्रतिभूमि जिसमें 1 साल से खेती नहीं हो। पुरातन प्रतिभूमि जिसमें 1 साल से खेती
ना हो, 1 से 5 साल तक खेती नहीं की गई, या शुद्ध न्यूएल बोया क्षेत्र, यानी कि ये नई नई भूमि होती है जिसमें 1 वर्ष से अधिक बार खेती की जा सकती है, बिल्कुल शुद्ध होती है और नई नई भूमि होती है, इसके लिए इसको शुद्ध न्यूएल बोया क्षेत्र कहते हैं। अब है भूमि नमीनीकरण। देखिए, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसके उपयोग से भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते थे और हम भी करेंगे, ठीक है। मतलब कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने भी भूमि का उपयोग किया, कृषि की तो भूमि पे की, कुछ अन्य कार्य की तो भूमि पे किए, वो अगर रह रहे थे तो भूमि पे, मतलब कि कहीं ना कहीं वो जो उपयोग भूमि का कर रहे थे वही उपयोग हम भी करेंगे, ठीक है। तो भूमि नमीनीकरण का अर्थ है भूमि के उपजाऊपन से में कमी आना। मतलब कि भूमि का नमीनीकरण का अर्थ ये है कि भाई भूमि में उपजाऊ जो है, जो फसल उपजाऊ नहीं हो पा रही है, मतलब कि उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो चुकी है। इसके कारण क्या है? इसके कारण है वनों की कटाई। जब हम वनों की कटाई करते हैं और अति पशुचारण, यानी कि जो चरगाह हैं, जो पशुओं को चराने वाले हैं, वो हरी हरी घास दिखती है तो उसको चरा देते हैं। मतलब कि उनको कहीं ना कहीं नियंत्रण करना आवश्यक है। ये सबसे बड़ा कारण है कि वह पशु को चरा देते हैं, जिससे कि भूमि की जो है उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। अति सिंचाई, मतलब कि अधिक सिंचाई करना, अत्यधिक सिंचाई करना, अधिक पानी देना, वो कहीं ना कहीं भूमि को नुकसान कर रही है, औद्योगिक धूल नुकसान करनी है, ठीक है। तो ये कारण हो सकते हैं भूमि के नमीनीकरण के। अब इसके लिए हम क्या जो है उपयोग कर सकते हैं या उपाय कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम पेड़ लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? पेड़ लगा सकते हैं। उसके बाद हम जो है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद हम अति सिंचाई ना करके, मतलब कि अधिक सिंचाई ना करके, हम जो है भूमि नमीनीकरण को रोक सकते हैं, अधिक सिंचाई ना करके। उसके बाद अति पशुचारण को कम करके, प्रदूषित जल ना जो है ना फेर करके, ठीक है। अब है मृदा संसाधन, मिट्टी, यानी मृदा कितने प्रकार की होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है, ठीक है, ये जानेंगे। तो सबसे पहले आती है मृदा, ठीक है। यहाँ पर हमें बता रहा है मृदा। तो मृदा यानी मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके निर्माण में लाखों वर्ष, मतलब बहुत लंबा समय लगता है। प्रमुख कारक है भू आकृति, जलवायु, कौशल, यानी कि ये किस से जो है निर्मित होती है? तो भू आकृति से, जलवायु के कारण, सेल के कारण ये निर्मित होती है। अब आते हैं मिट्टी के कितने प्रकार हैं। तो मिट्टी सबसे पहले आती है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पीली या लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो हम जानते हैं मिट्टी के प्रकार कि भाई जलोढ़ मृदा है तो इसकी क्या विशेषता है, काली मृदा है तो इसकी क्या विशेषता है, ठीक है। सबसे पहले आती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा यह एक महत्वपूर्ण विस्तृत रूप से फैला है, यानी कि एक लंबे विशाल रूप से फैली हुई है। ये जो है पूर्व उत्तरी मैदान से बनी है, मतलब कि पूर्व उत्तरी मैदान जो उसमें बनी है। इस सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है, यानी गंगा नदी है, सिंधु नदी है, उसके निक्षेप जो है उससे लाई गई यह मृदा है, ठीक है। उससे बनी यह मृदा है, ठीक है। अगला है, ठीक है, यह आयु के आधार पर पहचान कर सकते हैं, ठीक है। सबसे आयु के आधार मतलब नई और पुरानी मिट्टी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में और बांट सकते हैं, बांगर और खादर। यानी बांगर मतलब कंकरेली मिट्टी कह सकते हैं, खादर मतलब छोटी कण वाली उपजाऊ मिट्टी कह सकते हैं। खादर अत्यधिक उपजाऊ होती है, इसमें छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। और अधिक अधिक गर्मी होने के कारण उसमें जो कण होते हैं अत्यधिक गर्मी होने के कारण टूटकर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो काली मृदा। अब आते हैं अगली मिट्टी, हमारी सेकेंड मिट्टी जो है काली मृदा। काली मृदा में हमें देखते हैं इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। एक इसका रंग काला होता है, ठीक है, रंग काला होता है। और इसे रेगर मिट्टी भी कहते हैं, इसे रेगर मिट्टी भी कहते हैं। ये कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। साथ ही में दक्कन के क्षेत्र के पठार में पाई जाती है, दक्कन पठार क्षेत्र के पाई जाती हैं। ये लावा से बनी होती है, जब लावा निकलता है उससे यह बनती है। इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है और गीला करने पर चिपचिप हो जाती है। आपने देखा होगा कि हम अगर काली मिट्टी में अगर जल मिला दे तो यह क्या होती है, चिपचिपी हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं। अगली है लाल और पीली मिट्टी। तो हम यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी के बारे में जानते हैं। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी जहाँ पर अत्यधिक बारिश नहीं होती, कम बारिश होती है, वहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। इसका लाल रंग अग्नेय चट्टानों में लोह धातु के प्रयास से होता है, ठीक है। इसमें पानी मिलाने पर ये पीली हो जाती है। अगर इसमें हम जल मिला देंगे, यानी कि जल मिला देंगे तो इसका रंग जो है कैसा हो जाएगा, इसका रंग जो है पीला हो जाएगा पीला हो जाएगा, ठीक है, पीला हो जाएगा, ठीक है, पीली हो जाती है। अगला है लेटेराइट मिट्टी। चलिए, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी क्यों कहते हैं? तो ये देखिए, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से मिला
मिलाया गया है, जिसका अर्थ है ईंट, मतलब कि ईंट वाली जो आपने देखी होगी ईंट रहती है, ईंट ईंट इसका अर्थ है, ठीक है। उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर अधिक तापमान होती है, अधिक डिग्री होती है और अधिक वर्षा होती है, जहाँ पर अधिक बारिश होती है, अधिक जल गिरता है, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है। साथ ही इसमें खाद और उर्वरक मिलाए जाए तो ये खेती की जा सकती है। अगर इसमें उर्वरक डाल दे, खाद डाल दे, तो इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसके बाद इस कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और ओडिशा के क्षेत्रों में यह पाई जाती है। अगली है मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी का रंग जो है लाल और भूरा रंग होता है। मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है कैसे रंग की होती है, लाल और भूरे रंग की। इसमें रेतीली और लवणीय, यानी लवणीय मतलब खारी रंग की होती है, यह अत्यधिक खारी होती है। उसके बाद उच्च ताप के कारण ह्यूमस की मात्रा कम नमी हो जाती है, यानी कि इस मिट्टी में जो ह्यूमस, ठीक है ना, यहाँ पर शब्द आया ह्यूमस, यानी कि जो मिट्टी रहती है उस मिट्टी में जानवर छोटे छोटे रहते हैं। अगर वो अत्यधिक तापमान होगा तो उन जो है वो जो तापमान को झेल नहीं पाएंगे और वह नष्ट हो जाएंगे। तो अगर वो नष्ट हो जाएंगे तो इसमें ह्यूमस कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका बताया गया है। ह्यूमस की मात्रा कम नमी होती है, इसमें नमी कम होती है, अधिक गिल्ली नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद इस मृदा को सिंचाई द्वारा खेती योग्य बनाया जाता है। अगर सिंचाई करेंगे तो ये जो है खेती के लिए, कृषि के लिए योग्य बन जाएगी। अगली है वन मृदा। यह पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, इससे ह्यूमस नहीं होते। जैसा कि हमने बताया, ह्यूमस मतलब अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण इस मिट्टी में जो कीड़ा मकोड़ा या फिर जानवर होते हैं बारीक बारीक, वह क्या होते हैं कि अत्यधिक तापमान के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसके वजह से इसमें ह्यूमस नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद है नदी घाटियों में और सीलेदार खेती होती है, ऊपरी ढालों में मोटे कण होते हैं, ठीक है ना। ऊपरी जो ढाल है उसमें मोटे कण होते हैं। उसके बाद ये नदी घाटियों, निचले क्षेत्रों में उपजाऊ है, वर्षा पवनों में पाई जाती है, मतलब कि नीचे घाटी में अत्यधिक उपजाऊ होती है, साथ ही ये जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पर ये पाई जाती है, ठीक है। हम समझ चुके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मृदा अपरदन, ठीक है। मृदा अपरदन, तो यहाँ पर बताया गया है कि सीढ़ीदार खेती। मृदा क्या होता है, तो मृदा के बहाव और उसके कटाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यह अत्यधिक बार पूछा गया है और 2022 के एमपी बोर्ड के वार्षिक परीक्षा में आया था। तो इस बार आप अच्छे से इसको तैयार करिए। मृदा अपरदन उसे कहते हैं, मृदा अपरदन का आशय मतलब मृदा के बहाव और उसके बहाव और कटाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कह देंगे। अगर मृदा अपरदन हो रही है, मिट्टी अगर बह रही है जल के साथ, कट रही है जल से, या फिर अगर जल के साथ बहकर चली जा रही है, तो इसको कैसे रोका जाए, क्या तरीका हो सकता है। तो इसका तरीका सीधा सा है भैया, सीढ़ीदार खेती कीजिए। सीढ़ीदार खेती कीजिए, पेड़ लगाइए। जब पेड़ लगाएंगे तो जब मिट्टी बहकर जाएगी तो उस पेड़ों से टकरा करके वहीं के वहीं वह जो है रुक जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए हम पेड़ लगा सकते हैं अच्छे हल का प्रयोग करके, मतलब कि हाल अगर हम अच्छे तरीके से चलाएंगे, एक सही तरीके से उपयोग करेंगे, तो हम इसे अपरदन यानी कि इसे व्यर्थ होने से रोक सकते हैं, इसे बहने से रोक सकते हैं, कटने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ आ गई होगी पूरा चैप्टर। बस इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कशन किया, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट परीक्षा में आते हैं, तो हमें इससे बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से अच्छी वीडियो मिलेगी, हर चैप्टर की अच्छे से तैयारी होगी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे बेहतर वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।